प्यारे बच्चों, आज अपन एकदम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा है, विद्युत विभव और उससे संबंधित सारे तथ्यों के बारे में हमने बात की है। आज अपन उसी चैप्टर से रिलेटेड एकदम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आप हेडिंग लगा दें, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और विद्युत है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों देखो, स्थितिज ऊर्जा मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपने नोट्स तो बनाए हैं, पिछले नोट्स तो होने चाहिए आपके पास। तो जो पिछले नोट्स हैं उनको आप देखें एक बार अच्छे तरीके से और उसमें विद्युत विभव की परिभाषा निकालो आप। तो विद्युत विभव की जो परिभाषा है उस परिभाषा को आप देखो तो उसमें क्या था कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में आप जितना भी कार्य करते हो उसको आपने कहा था विद्युत विभव कहा था। तो वो जो एकांक शब्द आ रहा है, खाली एकांक शब्द, उसको हटा दो तो पूरी परिभाषा बन जाएगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। तो मैं परिभाषा लिख लेता हूं और सेम वही परिभाषा है। तो परिभाषा लिखे, किसी, अब एकांक शब्द जो आया था उसको हटा दो कि अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। किसके विरुद्ध? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। अब बच्चों, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब जाएंगे तो उसको बिना त्वरित के उसकी गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए हमें कार्य करना है। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना, शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा लिखी मैंने। अब देखो बच्चों, आप जब भी किसी क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होना चाहिए, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, इनको संरक्षित क्षेत्र कहते हैं, हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो जब आप किसी क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करोगे, आप जब कोई भी चीज़ के विरुद्ध कार्य करोगे तो वो कार्य जो है वो संग्रहित हो जाता है, उस क्षेत्र के अंदर स्टोर हो जाता है। और वो कार्य आपको किसके रूप में मिलता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब इसके मैं देखो उदाहरण दे देता हूँ आपको। ये तो परिभाषा लिखी हमने, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर फिर भी मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा, जैसे बच्चों आपको याद होगा, जैसे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग से कोई वस्तु बंधी हुई है, तो आप जब इस वस्तु को आप खींच करके यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाओ, तो आपको पता है कि जब आप इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके जा रहे हो तो ये स्प्रिंग जो है इसको वस्तु को वापस इधर खींच रही है, इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। और आप इसको इधर खींच रहे हो, तो आप इस प्रत्यानयन बल या इस ये जो प्रत्यानयन जो बल क्षेत्र है इसके विरुद्ध आप कार्य कर रहे हो। ये तो खींचना चाहता है इधर और आप खींच रहे हो इधर, तो आप जो भी इसको यहाँ से यहाँ तक खींच करके लाओगे तो आपको कार्य तो करना पड़ेगा। तो आप जितना भी कार्य करोगे वो कार्य इस स्थान पर संग्रहित हो जाएगा, और जैसे आप इस वस्तु को छोड़ोगे तो ये अपने आप ही वापस वहाँ चली जाएगी, अपने आप जाएगी ना। क्यों जा रही है? क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इस क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया, तो वो कार्य इस पे संग्रहित हो गया। इसको अपन कहते थे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। किसी रबड़ को खींचने में ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये हमने 11वीं में पढ़ी थी। ऐसे कैसे आपको पता है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जैसे किसी वस्तु को आप उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊपर लेके जा रहे हो, तो आपको पता है गुरुत्वीय क्षेत्र जो है नीचे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है इसको, लेकिन आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, तो आपने इस क्षेत्र के विरुद्ध जो है क्या किया? आपने कार्य किया। अब गुरुत्वीय क्षेत्र भी एक संरक्षित क्षेत्र है, तो आपने कार्य किया, तो ये कार्य इस वस्तु के अंदर संग्रहित हो गया। क्या हो गया? वस्तु के अंदर जो है वो संग्रहित हो गया कार्य। और ये जो वस्तु के अंदर संग्रहित हुआ कार्य, ये भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हुआ, लेकिन ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर है कार्य, इसलिए हमने इसको नाम दिया था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब आप इस वस्तु को जैसे ही छोड़ोगे तो ये वस्तु अपने आप ही ऊपर से कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो हम जब भी किसी क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब ये तो ठीक है, हमने ये तो 11वीं में पढ़े हुए हैं। अब हम जो है ना 12th के अंदर हमारे सामने विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी किया गया कार्य होता है, लेकिन ये कौन से क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, 11वीं में हमने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना है। लेकिन कार्य करने में हम रवाना कहाँ से होंगे? क्षेत्र के विरुद्ध तो कार्य करना है भाई, हमें क्षेत्र के विरुद्ध जाना है, ये शब्द आना बहुत जरूरी है, क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना है। लेकिन क्षेत्र के विरुद्ध आप रवाना होंगे तो कहाँ से रवाना होंगे? कोई मन में आए जहाँ से तो रवाना नहीं हो सकते।
तो आप रवाना होते हो अनंत से। कहाँ से रवाना होते हो? अनंत से। भाई अनंत से क्यों होते हैं? क्योंकि अनंत से इसलिए रवाना होते हैं अपन, क्योंकि अनंत पे माना जाता है कि स्थितिज ऊर्जा शून्य है। तो इसलिए अनंत से रवाना होकर आप जितना भी कार्य करोगे, आप वो पूरा कार्य जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो अनंत से आप क्षेत्र के विरुद्ध जाओगे तो जितना भी कार्य करोगे वो आपके होगा स्थितिज ऊर्जा। अब आप क्षेत्र के विरुद्ध लेके किसको जा रहे हो? वहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र में आप लेके जा रहे थे वस्तु को, द्रव्यमान को, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है द्रव्यमान के ऊपर, वस्तु के ऊपर लगता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में आप किसको लेके जाओगे? आवेश को। किसको ले जाना है? धन आवेश को। और आवेश भी कैसा होना चाहिए बच्चों? धनावेश। तो देखो मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन की है, ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। ये इस परिभाषा में से अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हट जाए तो परिभाषा पूरी गलत हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये जो मैंने अंडरलाइन की ये चीज़ें ये हटनी नहीं चाहिए। देखो एक परिभाषा को मैंने इतना अच्छा तरीके से समझाया। अब आपको पता है जैसे ये विद्युत क्षेत्र इधर है, ये इधर विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र इधर है, तो एक धनावेश जो होता है उस धनावेश को आप जैसे विद्युत क्षेत्र में रख देते हो, ये पढ़ाया हुआ आपको विद्युत बल रेखाओं में, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है? धनावेश को अपने अनुदिश लेके जाता है, इधर जाता है धनावेश। तो इधर तो खुद विद्युत क्षेत्र लेके जाता है, लेकिन आप जो है आपको कार्य करना है, अब आपको कार्य करना है तो आपको कार्य करना है तो आप इधर नहीं लेके जाओगे, इधर तो ये खुद ही चला जाएगा धनावेश। आपको लेके जाना इधर विपरीत विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाना है, तो धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाओगे तो आप जितना भी इसको विद्युत क्षेत्र इसको इधर धक्का दे रहा है, ये सेम वो स्प्रिंग वाली बात है। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, स्प्रिंग इसको इधर खींच रही है, तो मैं विद्युत क्षेत्र इसको इधर ले जा रहा है, मैं इसके विपरीत लेके जा रहा हूँ आप। तो मैं विपरीत लेकर के जहाँ तक भी अनंत से रवाना होकर जिस भी स्थान तक जाऊँगा तो वो उस बिंदु तक जितना भी मुझे कार्य करूँगा वो कार्य किसके रूप में संग्रहित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देते हैं सारी चीज़ें, ये डेफिनेशन आप लिख लो। अब बच्चों देखना, अब थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। अब आप इसको थोड़ा प्रयास करना। अगली जो चीज़ है, मैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। स्थितिज ऊर्जा जो है कार्य के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं और ये कार्य के बराबर होती है। और कार्य का सूत्र आपने 11वीं में पढ़ा होगा, बल इंटू विस्थापन F इंटू dr। ये 11वीं सूत्र लिखा हुआ है, बल इंटू विस्थापन F डॉट dr। और आप रवाना कहाँ से हो रहे हो? अनंत से। अनंत से मान लो किसी बिंदु P तक जा रहे हो आप, तो जितना भी कार्य करोगे वो कार्य जो होगा वो किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और आप क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो क्षेत्र के विरुद्ध के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। एक तो ये सूत्र है जो आपके डेरिवेशन में काम आ सकता है, ठीक है। एक दूसरा सूत्र मैं और बता रहा हूँ बच्चों, देखना, ये एक और अन्य सूत्र है, ये आपके ज़्यादा यूजफुल होगा और इसको आप थोड़ा समझना, और डिफिकल्ट लगेगा आपको। देखना बच्चों, अब ये हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसको मैं एक सूत्र के हिसाब से समझा देता हूँ, तब आपको इजी लग जाएगा। देखो आपको पता होगा, आप अपना चैप्टर खोलोगे ये चैप्टर, तब आपको पता चलेगा कि मैंने विद्युत विभव का विभवांतर का सूत्र लिखवाया हुआ। आप देखना, विभवांतर का सूत्र लिखा हुआ है या विभव का सूत्र देख लो आप। अनंत से आते हो तब विभव काम आता है, विभवांतर काम में नहीं आता है। विभव आप देखना, विभव की परिभाषा लिखी हुई है, तो विभव का सूत्र लिखा हुआ है कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश ये लिखा हुआ आप लोगों को। तो कार्य क्या होगा, इसको उधर भेज दो, तो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा? आवेश इंटू विभव। क्या हो जाएगा? आवेश इंटू विभव। तो बच्चों देखो, कार्य का जो सूत्र होता है वो आवेश इंटू विभव होता है। तो अब हमें ये पता है, हमने ये देख लिया कि ये जो कार्य है वही किसके बराबर है? कार्य को ही तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अनंत से लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, कार्य ही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ये कार्य खुद जो है वो किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। पर कब? जब आवेश को कहाँ से लेके आओगे? अनंत से। तो देखो बच्चों, एक स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरा सूत्र निकल रहा है, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा आवेश इंटू विभव, क्योंकि कार्य को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो इसी चीज़ को मैं ये लिखने वाला हूँ कि स्थितिज ऊर्जा यानी कार्य का एक और सूत्र हो सकता है आवेश। अभी मैंने लिखा ना भाई, कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, तो इसका सूत्र क्या होगा? आवेश इंटू विभव। आवेश तो जिस आवेश को लेके आ रहे हो उसके मैं मान को कह देता हूँ Q, और विभव को नाम देते हैं कैपिटल V। तो ये बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब ये सूत्र आपको डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा निकालने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? कि आपको कोई भी एक आवेश Q दे दिया जाएगा और V क्या है? आप जैसे अनंत से रवाना हुए, तो अनंत से रवाना होकर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध मान लो किसी बिंदु पे जाके रुक गए, उस बिंदु को मैं नाम देता हूँ P। तो जिस आवेश को लेके जा रहे हो उसका तो नाम है Q। अब उस Q आवेश को आप अनंत से बिंदु P तक लेके जा रहे हो, तो आप अनंत से P तक ले जाने में कार्य करोगे, वो कार्य क्या होगा? किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? Q इंटू V। V जो है वो विभव है। अब विभव किस जगह पे होगा? तो विभव उस बिंदु पे होगा जहां तक आपने आवेश को लाया। मैंने आवेश को कहाँ पे लाया? P पे लाया, तो P पे विभव अगर V है,
बिंदु P पे विभव निकालना पड़ेगा। पहले आपको विभव तो हमने पढ़ा है बच्चों, कैसे निकाला जाता है हमें आता है अच्छे तरीके से। तो अगर आप बिंदु P पे विभव निकाल दोगे और V को Q से मल्टीप्लाई कर दोगे, Q और V को मल्टीप्लाई करते आपके इस बिंदु पे क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। यानी इस बिंदु पे अगर आपको पूछे कि स्थितिज ऊर्जा बताओ कितनी, तो इस बिंदु पे विभव है V और किस आवेश को लेके आ रहे हैं, Q आवेश को ला रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी QV। यानी V उस बिंदु पे विभव होगा जहाँ पे आप किसको ला रहे हो, आवेश को। अब यार इतना ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, इतना ईजी कोई एक्सप्लेन नहीं करता। तो मेरे ख्याल से देखो एक ही चीज़ को, बाकी लोग तो डेफिनेशन लिखी परिभाषा सीधा आगे, भाई ये सूत्र भी याद रख लेना, ये बस हम आगे काम में लेंगे, ऐसे। मैं तो पूरा टेक्निकली समझा रहा हूँ आपको। तो सिंपल सी बात है कि V उस बिंदु पे विभव है जहाँ पे हम आवेश को ला रहे हैं और Q वो आवेश है जिसको लाया जा रहा है, अनंत से जिसको रवाना किया जा रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया है, U बराबर Q इंटू V। अभी मैं इसको लेकर के एक डेरिवेशन करूँगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद में। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का भाई मात्रक क्या होगा, तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होगा, ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। और जूल को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, जे से। एक सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ये तो 11वीं में पढ़ा हुआ है आपके। अर्ग, एक अर्ग में, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं बच्चों, 10⁻7 अर्ग। हालांकि हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और इसके अलावा दूसरी बात, इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। V कैपिटल लिखा मैंने, इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन इसको जैसे आप आंगिक प्रश्न करोगे तो इसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो E की वैल्यू रख देना। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19 और ये जूल। ये हो गया, ये बिल्कुल ईजी है, कहाँ हार्ड है ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं बच्चों है ना इसको कर देता हूँ रफ, इसको पूरा नोट डाउन कर लो आप। अब अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं बाद में बता दूंगा कि स्थितिज ऊर्जा अब अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो इसको हटा देता हूँ। देखो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी पढ़ा दिया गया है आपको, ऐसे अपन कोई घास काट के बहुत फटाफट नहीं कर रहे हैं कि कोई मतलब यूँ काम खत्म करना है, बस वैसे नहीं कर रहे हैं। इतना धीरे धीरे से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मतलब एक बार स्टूडेंट अगर फुल कॉन्शियस होकर के ध्यान से अगर इसको समझ ले तो उसको यही क्लास में याद हो जाएगा। तो याद करने के बाद आपसे ये निवेदन है भाई कि आप इसको प्रॉपर नोट्स बना के उसको हाथों हाथ ही उसी समय उसको याद कर लो। जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, तो दवाई कब लेने कहते हैं, यूँ कहते हैं 1 महीने भर बाद में लेना, हाथों हाथ लेनी है ना। हाथों हाथ लोगे तभी तो उसका इलाज होगा, उसका फर्क पड़ेगा। तो क्विक रेस्पॉन्स करो। आपको पढ़ा दिया, पहला काम करो, सबसे पहला काम करो कि मैं इसको याद करके ही उठूं। याद कर लो, काम निपटा दो, दिन भर का बर्डन ही खत्म हो जाएगा। भाई बाद में भी करना है मुझे, बाद में अब एग्जाम देंगे तब भी तो याद करेंगे, और तब तक तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ये मतलब अभी पढ़ाया है तो अभी आपका माइंड इसके लिए एडिक्टिव हो चुका है, इसके बारे में सुना है। जब हाथों हाथ सुनी हुई चीज़ होती है तो उसको बहुत जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको फटाफट करके निपटाओ। बाद में पढ़ोगे तो आपको नए सिरे से देखना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को नए सिरे से आपको याद करना पड़ेगा। और नए सिरे से हम जब याद करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, माइंड जो होता है वो लेजी होता है, दिमाग आलसी होता है, वो हमेशा थोड़ा मुश्किल काम करने से बचने की कोशिश करता है। तो फिर आप बाद में जब इस चीज़ को देखोगे, अब महीने भर बाद में आप इसी चीज़ को खोल करके देखोगे तो आपको लगेगा यार ये बोरिंग चीज़ है, क्या है क्या नहीं है। फिर आप अपने आप ही उससे आलस करोगे, उससे दूर भागने की कोशिश करोगे। तो इससे अच्छा इसको अभी एक बार कर लो। अब एक बार इसको पढ़ लिया आपने, फिर जब बाद में महीने भर बाद भी देखोगे ना तो आपको एक पता रहेगा, आप साइकोलॉजिकली आपको पता रहेगा कि ये तो मेरी चीज़ पहले पढ़ी हुई है, मेरे याद की हुई है। तो याद की हुई चीज़, पहले से पढ़ी हुई चीज़ को तो हम ये मान के चलते हैं कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसका। तो रिवीजन करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन पहली बार पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। और पहली बार जितना जल्दी पढ़ सके, क्लास में पढ़ा दिया, जितना जल्दी पढ़ सके वो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इन चीज़ों को जैसे ही हो जाए हाथों हाथ करो, उठो ही मत उस जगह से, रवाना। इसको लिख लो 3-4 बार रफ कॉपी के अंदर लिख लो फटाफट, और कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई मुझे ये चीज़ याद हो गई। फिर बस उठ जाओ बस। तो ऐसे करना है आपको। अब बच्चों अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता रहा था आपको, बातों बातों में भूल जाता कि ये अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा कैसी है भाई, अदिश राशि, स्केलर है। अब सीधी सी बात है, जो कोई अदिश राशि होती है तो आवेश तो 2 तरीके होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और अदिश राशि है इसलिए आवेश को वित्त चिन्ह रखना पड़ेगा, आपको वित्त साइन रखना पड़ेगा। पॉजिटिव है अगर आवेश धनात्मक है तो प्लस रखोगे, ऋणात्मक है तो माइनस रखोगे। इसलिए स्थितिज ऊर्जा 2 तरह की हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा
ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है तो वो प्रतिकर्षण को बताती है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण से, ठीक है, निकाय जो है प्रतिकर्षित होगा। और अगर ऋणात्मक होगी तो आकर्षण वाले निकाय को बताएगा। और आकर्षण वाले निकाय बच्चों जो होते हैं ना, इनको कहते हैं बद्ध सिस्टम, बद्ध, बाउंड है, आपस में दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ मेरे को बतानी थी आपको इसके चिन्ह के बारे में। अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ, एक बार हटा देता हूँ, पूरा बोर्ड साफ कर लेता हूँ। अब अपन जो अगला टॉपिक बच्चों पढ़ने वाले हैं वो एक डेरिवेशन करेंगे, बहुत काम का डेरिवेशन होगा। विभिन्न आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब अपन अलग अलग निकायों के आवेशों की क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इनमें से कोई भी एक डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले स्थिति ले रहे हैं, फर्स्ट एक आवेश, अकेला एक आवेश, ठीक है, एक आवेश है। अब कोई भी एक आवेश जो है, माना क्यू आवेश, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में V विभव वाले बिंदु P पर रखा जाना है। भाई देखो, कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पे विभव कितना है, V है, पहले से बता दिया आपको। और किस आवेश को रखना है, Q आवेश को यहाँ पे लाके रखना है बिंदु P पे। तो कितनी होगी स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बतानी है आपको। तो स्थितिज ऊर्जा मैंने कहा कार्य के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर। कहाँ से रवाना होना है भाई आपको, अनंत से। और अनंत से आपको रवाना होना है बच्चों, तो किस आवेश को लेके जाना है, अनंत से Q आवेश को। तो अनंत से Q आवेश को बिंदु P तक लेके आओगे, तो मैंने आपको सूत्र बताया कि जिस आवेश को ले जा रहे हो उसका मान Q, और किस बिंदु पे ला रहे हो इसको, P बिंदु पे। P बिंदु पे विभव कितना है, V, तो Q को V से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई स्थितिज ऊर्जा, बस ये हो गया। लेकिन ये V विभव किसका है, किसका विभव, इसका आवेश का नहीं है। अरे इस आवेश का विभव नहीं है, ये विभव जो है किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र का, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। कहीं से कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई क्षेत्र लगा हुआ है, कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके विरुद्ध में इस आवेश को लेके जा रहा हूँ, और विद्युत विभव किसी और का, इसका खुद का नहीं है, ठीक है। हालांकि ये अभी अगला मैं डेरिवेशन करूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा पूछी है, तो सिंपल सा सूत्र है QV, जो मैं पहले ही बता चुका था आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो गया। अब अपन दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो अब आप सेकंड है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों दो आवेशों का निकाय है, उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसमें दो परिस्थितियां होगी, एक बार हम विद्युत क्षेत्र लेंगे, कोई बाहर से एक विद्युत क्षेत्र लेंगे, और एक बार नहीं लेंगे। अब हालांकि आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, पर है बहुत इजी करने के बाद। तो इसमें दो केस होंगे, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है। एक तो है भाई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, तब आपको क्या करना है, तो ये देखते हैं अपन। तो इसमें ये मैं हटा देता हूँ भाई, वो तो उसका था। पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना हमें दो आवेशों Q1 व Q2 को R दूरी पर क्रमशः बिंदु A व B पर रखना है। अब आप चित्र बना दो, जैसे दो आवेश है, चित्र में बच्चों वो रफ कर लेता हूँ।
इसी के आगे हो भाई, जैसे साइड में बनाना चित्र तो डेरिवेशन यहाँ चलता रहेगा, साइड में छोटा सा चित्र है। मुझे अब आप मत बनाना, 2 मिनट रुक जाना, आप चित्र मत बनाना। 2 आवेशों को रखना है, एक आवेश को रखना है बिंदु ए पे और एक आवेश को रखना है बिंदु बी पे। यहाँ पे मैं Q1 आवेश को रखूंगा, यहाँ Q2 आवेश को रखूंगा और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। अब फुल रिलैक्स्ड होकर के समझना, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से समझना, फुल कॉन्शियस होकर के। अपन तो धीरे धीरे लिख रहे हैं यार हर चीज़ को। अब मुझे यहाँ पे Q1 आवेश को रखना है और यहाँ पे Q2 आवेश को रखना है और कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, बाहर से कोई क्षेत्र नहीं, एकदम खाली निर्वात है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई बारी बारी। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप, ये दोनों आवेश अभी यहाँ है ही नहीं भाई, यहाँ मौजूद ही नहीं है। दोनों आवेश कहाँ पे पड़े हैं, दोनों आवेश कहाँ पे पड़े हैं बच्चों, दोनों आवेश अभी अनंत पे पड़े हैं। ठीक है, अनंत से लाते हैं अपन। तो बच्चों अपन स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए इन आवेशों को अनंत से लाएंगे। तो पहले तो अभी कोई दोनों ये आवेश पहले Q1 की बात करता है, बिंदु ए पे तो किसको रखना है, Q1 को, और बिंदु बी पे Q2 को। तो पहले आवेश को Q1 को रवाना करते हैं, Q1 को मैं रवाना कर रहा हूँ भाई। Q1 को कहाँ पे लाके रखना था, बिंदु ए पे रखना है। Q1 को मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख लिया, Q1 को तो रखना है ए पे। तो अभी कोई आवेश है ही नहीं, दोनों आवेश यहाँ अनंत पे पड़े हैं, तो पहले Q1 को ला रहे हैं और यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो मैं Q1 को बिंदु ए तक लाने में कार्य, अब देखो बच्चों Q1 को ला रहे हो आप ए तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो सूत्र बताया Q इंटू वी, अभी लिखा था ना हमने सूत्र QV। तो मैं किसको ला रहा हूँ, Q1 को, इंटू V है विभव। कहाँ तक ला रहे हो आप, बिंदु ए पे ला रहे हो, तो ए पे विभव कितना है। तो बच्चों देखो पहले से कुछ है ही नहीं, पहले से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है, कोई आवेश कुछ भी नहीं है। तो पहले से जब कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, कोई बाह्य क्षेत्र ही नहीं है, हम बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति ले रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो बिंदु ए पे कोई विभव होगा क्या, किसी का नहीं होगा। Q1 को ला रहे हो, तो ये Q1 इंटू विभव जो है, विभव ये किसी और की वजह से होता है, Q1 की वजह से नहीं होगा। तो बच्चों Q1 इंटू इस बिंदु पे कोई विभव नहीं है, इसलिए 0 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी, क्योंकि पहले से कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पूरा खाली जगह निर्वात है। अब मैं निर्वात में अनंत से एक आवेश Q1 को लेके आया, तो यहाँ पे कोई विभव नहीं है बिंदु ए पे, तो इसलिए यहाँ पे विभव 0 है। तो ये कार्य कितना आ गया भाई, 0। और अब मेरे यहाँ पे मैंने Q1 को तो लाके रख दिया, Q1 को लाके रख दिया और Q1 के लिए कार्य आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब किसकी बारी है भाई, स्टेप नंबर 2। जैसे जैसे ये डेरिवेशंस होंगे आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा पूरे। अब मैं किसको ला रहा हूँ भाई, किसकी बारी है, Q1 तो आ चुका है, अब किसको ला रहे हैं अपन, Q2 को। और Q2 को कहाँ पे ला के रखना है, B पे। अब मुझे बताओ Q2 को B पे लाओगे तो B पे क्या पहले से कोई विभव होगा क्या, तो अब B पे विभव 0 नहीं होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि पहले से कौन सा आवेश मौजूद है, Q1। तो Q1 आवेश मौजूद है, तो Q1 आवेश के चारों ओर क्या विद्युत क्षेत्र नहीं होगा क्या, आवेश के चारों ओर तो विद्युत क्षेत्र होता है ना। तो इस Q1 की वजह से अब चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब इस Q1 का विद्युत क्षेत्र, ये जो Q1 आवेश पड़ा है, इसकी वजह से चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। और अब आप इसको अनंत से बिंदु B तक ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो इसको बिंदु B तक, यहाँ तक, तो अनंत से लाओगे तो भाई इसका विद्युत क्षेत्र है ना। तो अब तो आपको कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि पहले से कोई आवेश मौजूद है। तो इसका मतलब बिंदु B पे अब विद्युत विभव होगा, और किसकी वजह से होगा, कौन कौन उत्पन्न कर रहा है विद्युत विभव, तो विभव वो उत्पन्न करता है जो पहले से पड़ा है, जिसको ला रहे हैं वो नहीं करता है, ध्यान रखना। तो अब मैं बिंदु B पे Q2 को लाऊंगा, तो बिंदु B पर पहले से कौन पड़ा है, Q1, तो Q1 की वजह से विद्युत विभव होगा। तो कितना विद्युत विभव होगा वो हमें निकालना है। बिंदु B पर Q1 के कारण विभव, तो इसके कारण विभव भाई B पे बताओ, इस Q1 के कारण, इस Q1 के कारण तो हमने पढ़ा हुआ है सूत्र K Q1, और ये दूरी कितनी है, R है, KQ/R, ये तो सूत्र पढ़ा हुआ है हमारे, KQ1/R। तो अब बच्चों बिंदु B पर विभव आ चुका है, तो विभव आ चुका है, तो अब मुझे बताओ, अब लाते हैं अपन Q2 को। तो अब है ना Q2 को लाने में, को B तक लाने में कार्य, B तक लाने में कार्य, किसको ला रहे हो आप भाई, Q2 को ला रहे हो, इंटू कहाँ तक ला रहे हो, किस बिंदु तक ला रहे हो, बिंदु B तक। तो मल्टीप्लाई कर दो बिंदु B के विभव के, ये तो सूत्र बताया ना Q इंटू V कार्य निकालने का। Q2 Q उसका आवेश का मान है जिसको ला रहे हैं, तो किसको ला रहे हैं, Q2 को।
किस बिंदु पे ला रहे हो, बी पे, तो इंटू बी के विभव से मल्टीप्लाई कर दो। Q2 इंटू बी का विभव कितना, अभी मान रख दो, मान रख दो यहाँ पे, मान रखने पर तो कितना विभव है, K Q1 अपॉन R, और ये भाई है ना, मैंने इसका VB का मान रखा है। अब रटना बिल्कुल भी नहीं है, K इसको सही ढंग से कर देता हूँ मैं, Q1 और ये क्या है Q2 और अपॉन क्या है R, और इसको समीकरण नंबर दे देते 3। अब भाई पहला वाला आवेश Q1 भी ला चुके हो, दूसरे वाले आवेश Q2 को भी आप ला चुके हो, तो अब चित्र बना देना वहीं पे उसी जगह पे। तो अब कुल कार्य कितना किया, दो आवेशों को लेकर आए, इसके लिए तो W1 और इसके लिए W2, तो पूरे निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो दोनों को जोड़ दो, कुल कार्य आ जाएगा। तो कुल कार्य, स्टेप थर्ड लास्ट, तो दोनों को जोड़ दो, W1 प्लस W2, और मान रख दो भाई W1 का तो 0 है, W2 का मान रख दो, चित्र बना देना। W1 का मान तो है 0 और W2 का मान कितना है भाई, ये पड़ा K Q1 Q2 अपॉन R। तो कुल कार्य जो है, ये 0 तो हटा दो बोले, और ये कुल जितना भी कार्य आ रहा है, ये कार्य किसके बराबर होगा, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। इसलिए इसको मैं U कर देता हूँ, तो U का सूत्र क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R। बस 0 तो हट गया भाई, 0 में ये जुड़ेगा तो वापस यही रहेगा। ये स्थितिज ऊर्जा आ गई। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दो आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा, ये इस पर मैं बहुत सारे अंकित प्रश्न करूंगा कि दो आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, K Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ R का स्क्वायर मत कर देना, R स्क्वायर करते तो कूलाम बल का सूत्र बन जाएगा। इसको पूरा नोट डाउन कर दे। देखो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, अब बिल्कुल पंखे वंखे सब बंद करके पढ़ाया जा रहा है आपको, इतना मतलब पसीने में हालत भी ख़राब हो रही है ताकि आवाज़ नहीं आए, पंखे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं तेज़, तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो आप, तो इतनी मेहनत की जा रही है, तो इसलिए आप इसको वापस रेस्पॉन्स दें और अच्छे ढंग से पढ़ें। अब बच्चों देखो ये बात आप भूलना मत कि यहाँ R स्क्वायर नहीं आएगा, वो कूलाम बल का सूत्र है और ये एक अदिश राशि है, तो अगर कोई धनात्मक आवेश है तो यहाँ पे प्लस में रखोगे वैल्यू, और ऋणात्मक आवेश है तो उसका मान आपको माइनस में रखना। ये दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा मैंने निकाल दी, पर हमारा डेरिवेशन पहला पॉइंट कौन सा था, एक आवेश सिंगल चार्ज था, दूसरा पॉइंट जो था डबल चार्ज थे भाई, दो आवेश थे, और दो आवेशों में भी हमने पहली स्थिति ली थी जब विद्युत क्षेत्र नहीं था। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र होगा बाह्य विद्युत क्षेत्र तब क्या होगा, तो अब इसका बी वाला केस है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, और बी वाला केस जो है मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। बी वाला केस की आपको हेडिंग डाल करके रखनी चाहिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा तब क्या होगा, तो बच्चों ये एक्चुअली आप ये पूरा टॉपिक कवर करना, तब आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।